वेलकम गाइस। इस इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स चेक करेंगे, पूरा केमिस्ट्री करेंगे। ठीक है, और जो फर्स्ट वीडियो में हमने जो सीखा है वो इस वीडियो में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। दैट इज के 10 से 12 सेकंड में क्वेश्चन कैसे क्रैक करें, और कहीं रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, तो हम उसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे वो पर्टिकुलर चीज का। बाकी फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट, ठीक है, जिसके बारे में मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूंगा, इट इज नथिंग बट लैंग्वेज फॉर मैथमेटिक्स। लैंग्वेज फॉर मैथमेटिक्स, राइट। तो इसका एक बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गया ना, फिर ये क्वेश्चन कहीं घुमाते हैं कहीं नहीं घुमाए, डजेंट मैटर। फर्स्ट, सेकंड, एचसीएस के लिए जो कि स्पेसिफिकली ये प्लेलिस्ट है, ठीक है। एचसीएस में आप लूसेंट उठा लो या फिर एनसीईआरटी उठा लो, जिसमें कम टाइम लगता है वो उठा लो। उठाने के बाद कुछ नहीं है, कंसेप्ट पढ़ो, क्वेश्चन सोल्व करो, गलती करो, कंसेप्ट पे वापस जाओ, सीखो, और इस सिर्फ यही एक प्रोसेस से आप एग्जाम में 10 से 12 सेकंड में फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी मतलब कि आपके बड़े बड़े रिसोर्स में से आप आराम से टैकल कर दो विदाउट टाइम वेस्टिंग। एक बार ये होता है तो ये क्वेश्चन नंबर है शीट के हिसाब से, ये ईयर है, और ये उस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर ये वो है, ठीक है। ये आपका जो भी टॉपिक है, टॉपिक का नाम। Which of the following discovered the laws of planetary motion? Laws of planetary motion, बेसिक एनसीईआरटी, घटना चक्र या उससे तीनों से हो जाएगा। किसका है? केपलर। सोलर एक्लिप्स इसमें अब क्वेश्चन देखो, ठीक है। सोलर और लूनर दो एक्लिप्स है, दो पोजीशन बनती है, ठीक है। एक में अर्थ बीच में होती है, एक में मून बीच में होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कमेंट करके इसका आंसर बताओ और एक्सप्लेनेशन के साथ। अब आता है हमारा सोलर स्पेक्ट्रम। दिस इज द एग्जाम्पल क्वेश्चन जो हमें पेपर में छोड़ने होते हैं, ठीक है। बाकी ये क्या कह रहा है, लाइन सोलर स्पेक्ट्रम जो है किस चीज का एग्जांपल है? लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कंडेंस एमिशन स्पेक्ट्रम, बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। यस, वैसे तो ये छोड़ने का क्वेश्चन है। अगर रियल एग्जाम में तुक्का लेना हो तो कैसे लेते? तो सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट्स में लेते हैं। इनमें से भी हम आगे 50%, ठीक है। 50% पे आने के बाद इनमें से अब अपना अपना है क्या लेते हैं। मैं मोस्टली बी के साथ जाता हूँ, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यही आंसर है। तो इसके समझने के लिए आप फ्रैनहोफर लाइन्स है, एक बार गूगल कर ले, इसको समझ ले। हालांकि ये ऐसा स्टैटिक क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो रिपीट नहीं होना चाहिए दोबारा से। बेसिक फैक्ट है, रटा होना चाहिए 35,786 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। इसके बारे में भी आप गूगल कर लो अगर आपने नहीं पढ़ा है अब तक, ठीक है। और इसका कंसेप्ट समझ लो बस। क्या बोल रहा हूँ, यूपीएससी में क्वेश्चंस हैं, यूपीपीसीएस में क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और आपका एचसीएस में भी दोबारा देखने को मिल सकता है। दिस इज यू नो ए ट्रेंडिंग कंसेप्ट, बिकॉज अभी हम लोग स्पेस में काफी काम कर रहे हैं। श्रीहरिकोटा की लोकेशन कुछ भी, दैट इज पुलिकटलेक, एवरीवन नो, आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर से ये इंडियन ऑब्जर्वेटरीज, ये भी आपका स्टैटिक जीके है। आपको सारी की सारी लोकेशंस पता होनी चाहिए, मेजर मेजर, ठीक है। क्रेस्ट हाउस, सोलर कोडिकनल, ठीक है। रेडियो ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। इसका मेरे को पता नहीं है, लेकिन पैटर्न के हिसाब से और करेक्ट होना चाहिए इसका। कमेंट बिलो अगर ये आंसर गलत है तो मैं बोल रहा हूँ। वेक्टर्स, वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी, ओके। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, बिल्कुल बेसिक डिफरेंस पे क्वेश्चन है, बेसिक एनसीईआरटी से है। वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन, राइट। स्केलर में नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड। ये क्वेश्चन भी हो गया। लॉज ऑफ मोशन, ओके, न्यूटन भाई साहब, ठीक है। इसमें पूछ रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन, नेम पूछ, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया अगर किसी को नहीं भी पता है, ठीक है, तो ये इसमें से ये क्वेश्चन में से ये सीख लो, जो ऑलरेडी नॉन चीजें है ना, वेल नॉन चीज, वो ऑप्शन आप टच कर लो बस। वेल नोन ये भी है, बट यहाँ पे आंसर नहीं
अब है मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ट्रू। ओके, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए यूनिफॉर्म का मतलब। यूनिफॉर्म का मतलब है कि चीजें कांस्टेंट है, ठीक है। अब एक बार ये लाइंस देख लेते हैं। इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन a body moves in the same direction with constant speed, ठीक है, but in uniform circular motion the speed remains constant, okay, but the direction of the motion change continuously, yes, ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। अब ये वाला पोर्शन मैं आपको समझा देता हूँ क्या हो रहा है। ये कह रहा है कि ये सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज है। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है अगर इस पॉइंट पे लेते हैं, अगर इस पॉइंट पे लेते हैं तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन है ये वाला, इस पॉइंट पे लेते हैं तो डायरेक्शन है ये, इस पॉइंट पे लेते हैं डायरेक्शन है ये। तो डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे जब इस चीज को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो कंटिन्यूअसली चेंज होगी, तो स्टेटमेंट ये ठीक है। फिर कह रहा है इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन देयर इज इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी, ओके, बट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी रिमेन्स द सेम, ओके। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट एन एक्सेलरेटेड, तो है गलत, ठीक है। और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट यूज करेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। कमेंट बिलो व्हाट इज एक्सेलरेशन and its relation with velocity, ठीक है। Let us see statement number 2 and statement number 3. Statement number 2 is wrong because linear motion has constant velocity, right? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की बात कर रहा है और चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहा है, ठीक है, तो चेंज नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। और इधर क्या कह रहा है ये, नॉट इन एक्सेलरेटेड मोशन। अब जिस वाले कंसेप्ट से हमें पता लग रहा है एक्सेलरेशन, अगर आपको पता है एक्सेलरेशन क्या है तो इस वाले कंसेप्ट से, सिर्फ इसी वाले कंसेप्ट से हम ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट कर सकते हैं। तो दो गलत हो गया, तीन गलत हो गया, स्टेटमेंट वन इज ओनली करेक्ट। ऑप्शन देखिए, दो गलत तीन गलत, या फिर हम तीन भी अगर सीधा गलत कर देते तो भी हम सीधा आंसर पे आ जाते। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेविटेशन फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट पूछिए। The free falling objects are falling from a height towards the under the gravitational force. The acceleration of a body falling free towards the earth and depends on the mass of the body. If an object is dropped freely from a height, its initial velocity is zero. If an object is thrown vertically upward, its final velocity is zero. Question छोड़ो, ठीक है, कंसेप्ट देख। Free falling objects are objects falling from a height under the gravitational force. Correct statement है basic NCERT. The acceleration of a body falling freely towards the earth depend on the mass of the body. अब एक ना एक इमेज बनी होती है एनसीईआरटी के बॉक्सेस में, ठीक है, उसमें एक चिड़िया का पंख गिर रहा होता है, एक हथौड़ा गिर रहा होता है, और वैक्यूम में दोनों ना एक साथ ही गिर रहे होते हैं, मतलब कि 10 सेकंड लेगा तो दोनों के दोनों 10 सेकंड। व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स के फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज फ्री फ्रॉम व्हाट इज देयर मास। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यही यही इनको पूछी थी और आंसर हमारा क्यों नहीं आ जाएगा। लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। अभी आपको फर्स्ट वीडियो में जो बताया था असर्शन रीजनिंग, पोजीशन आपको याद आना चाहिए तो बीच में आपने लगाना है बिकॉज। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, लेट्स सी दिस। सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, मेन है सेटेलाइट की बात। When an artificial satellite moves around the Earth in a circular orbit with a constant speed, its velocity is not constant. Okay, because direction again same concept check हो रहा है, सेम कंसेप्ट चेक हो रहा है अभी तक, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, वेक्टर का और स्केलर वाला। ये स्टेटमेंट ठीक है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ कीप द सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट मोशन, ठीक है। अब ये चेक करते हैं असर्शन रीजनिंग टाइप का है तो बिकॉज लगा के चेक करते हैं, बिकॉज टेस्ट। आर्टिफिशियल मूव्स with a constant speed, velocity is not constant, हाँ ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कीप्स सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट, पता है। अब ये जो है ना, ये क्लासिकल एग्जांपल है, ठीक है, जहाँ पे आप एक नंबर और यूपीएससी में दो नंबर, ढाई नंबर मान लो, ठीक है, ढाई नहीं वन थर्ड है हाँ, जो भी है, ठीक है, इतने नंबर आप क्वेश्चन आते हुए भी हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में इवन इवन नाउ आई एम थिंकिंग यार
कभी ऐसा मैं गलत तो नहीं कर दूं इसको, ठीक है। स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंट, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेटरी नहीं है। इसमें से जो भी सटीक ऑप्शन है मार्क कर लें। कम टू द 2014 क्वेश्चन नंबर 43, एडियाबैटिक प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। अच्छा, ये अगेन जैसे बायो में खेल रही थी, अगेन एनसीईआरटी की टर्म्स पे खेल रहे हैं, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए ये चीजें हैं क्या। तो इसको देख लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीज, हमें टेम्परेचर घटाना है, ठीक है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब मेरी बात सुनो, आइसो मतलब होता है सेम, यहाँ बात हो रही है डिक्रीज इंक्रीज की, ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही चलेंगे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेंशन, कंप्रेशन। अब दूसरी मेरी बात सुनो, ये कोई बीकर है, इसमें कोई गैस है, ठीक है, इसको पिस्टन से जब कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये गैस इतने में आ जाएगी, ठीक है, इतने में आ जाएगी तो टेम्परेचर बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड अदर वेरिएबल थिंग्स इंक्रीज करेगा, ना कि डिक्रीज करेगा। तो जब हमें टेम्परेचर डिक्रीज कराना है, ठीक है, तो हम एक्सपेंशन कराएंगे। अब ये हो गया इससे, इवन विदाउट नोइंग कि एडियाबैटिक है क्या, ठीक है। अच्छा, ये अब आप क्या करो, ये एडियाबैटिक के बारे में आप गूगल करो, मैं सिर्फ इतना ही दे दूं, इट इज रिलेटेड टू हीट जनरेशन और नॉट हीट जनरेशन। अब आया हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर ए सब्सटेंस के बेसिक एनसीईआरटी, लेटेंट हीट की बात कर रहा है, कन्वेंशन, स्पेसिफिक हीट, रेडिएशन, लेटेंट हीट की बात कर रहा है, ठीक है। नाउ कमेंट के स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट में डिफरेंस क्या, आई थिंक एज मच आई कैन रिकलेक्ट, स्पेसिफिक हीट शुड बी के कितना हीट चाहिए पॉप अप करने के लिए किसी एटम को, मतलब सरफेस से, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस से। और ये क्या कह रहा है कि to change from one state to another, हाँ, तो वो स्पेसिफिक हीट है, ये लेटेंट हीट है। रेडिएशन क्या होता है, इसमें सिर्फ एक चीज याद रखो, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर हीट ट्रांसफर एंड रेडिएशन। कन्वेक्शन गूगल करो, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कंडक्शन भी देखो, साइंस के एनसीईआरटी में दिया है, आई थिंक ये 7th में है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ये आपका 8th क्लास की एनसीईआरटी है। Which of the following statements are correct? Evaporation is a surface phenomena, boiling is a bulk phenomena. Okay. So every time when I say evaporation is a bulk phenomena, तो मैं एक्चुअली में वहां पे बॉइलिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी आपका एनसीईआरटी में गिवन है, लाइन टू लाइन वहीं से। evaporation is surface phenomena, ठीक है, सरफेस phenomena का मतलब है ये आपका, ये पानी जब evaporate होगा ऊपर से होता है, ना कि नीचे से। बल्क फिनोमिना यानी कि एक साथ ऊपर का जितना भी लेयर है वो पूरा जा रहा है, लाइक ऐसे इंटीग्रेट नहीं हो रहा, पहले ये चला गया फिर ये चला गया फिर ये चला गया। डिपोजिशन इज द चेंज ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड, एनसीईआरटी में डायग्राम में भी है और लाइन से भी लिखा हुआ है। ये भी करेक्ट है, 1 2 3 और करेक्ट। स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर। ओके, अब देखो ये जो है ना फोर्थ स्टेटमेंट, पेपर में क्या होता है, इवन बहुत सारे लोग ये चीजें प्रमोट करते हैं कि ओनली आ गया तो कट गया एक्स वाई जेड चीजें, लेकिन यहाँ बात हो रही है साइंस एंड टेक की, राइट। अगर यही क्वेश्चन यूपीएससी में होता तो मल्टीपल इस पर डिस्कशन चल रही है, जस्ट बिकॉज इट इज इन एनसीईआरटी, ठीक है, एसओईएचसीएस, ठीक है, तो इस पे इतनी बात नहीं हो रही। हम दूसरी चीज मैं बता देता हूँ आपको, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर मोटा मोटी तौर पे बात की जाए, ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हैं जो एक साथ काम करती हैं, मतलब के साइमल्टेनियस ऑर्डर में ही काम करती हैं। इनको अलग करने के लिए हमें लेबोरेटरी सेटअप क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए देखो ऑप्शन में भी देखो, ऑप्शन में भी 1 2 3 4 इन्होंने नहीं दिया, इट सिंपली मीन्स, ठीक है, कि फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। 1 2 3। नाउ कैपिलरिटी, अगेन ये भी आपका अच्छा टॉपिक है। द ऑब्जर्प्शन ऑफ ink by floating paper involves viscosity, capillary action, diffusion of ink through the floating paper से कौन है, ये गूगल कर लेना, पता नहीं क्या है, ठीक है, बाकी इसका आंसर नहीं। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ, ठीक है, ये तो ब्लोटिंग पेपर पूछा हुआ है, एक फाउंटेन पेन है शायद।
ठीक है, एबीसी का एग्जाम्पल है। और पीके मूवी थी, कौन सी मूवी थी, फुनसुक वांगडू वाली, ठीक है, उसमें वो फाउंटेन पेन की बात करते हैं, फाउंटेन पेन की बात करता है कि मून पे भी लिख सकते हैं उससे, उधर भी यही यूज होता है सेम। ठीक है, तीसरा और एग्जाम्पल दूं तो रूट्स है, रूट से पानी ऊपर जाता है, किससे जाता है, जाइलम से फूड जाता है, जाइलम से वाटर जाता है। ठीक है, वहां भी कैपिलरी रिएक्शन। और बताऊं तो आ, एक छोटा सा वो पाइप होता है, उससे, नहीं क्या बोलते हैं उसको, उससे एक्चुअली में लेवलिंग करते हैं किसी भी डिस्टेंस की, कंस्ट्रक्शन के काम में। ठीक है, उसमें भी यही एक्शन यूज हो रहा है। फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हालांकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन है मोस्टली एनसीईआरटी से सॉल्वेबल है, एक क्वेश्चन को छोड़ के वो प्लान ऑफ लाइंस वाला। ठीक है, टीआईआर अगेन क्लासिकल सेम एनसीईआरटी। ठीक है, डज नॉट इन्वॉल्व टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, मिरर्स इन डेजर्ट, कैलियोस्कोप डायमेंस बदल। अब देखो ये अगेन वही चीज यूज हो रही है भाई, अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी है, ठीक है, टर्म्स सिर्फ समझी है, ये एक नंबर आराम से लेता है। इट इज रिलेटेड टू मिरर्स राइट, निभा ही गया वो टॉपिक। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, अगेन क्लासिकल टॉपिक है हमारा। ठीक है, मिरर्स, मिरर्स में भी ये कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर्स, इसमें भी इनके यूसेज। प्लेन मिरर इमेज is the same as the object, yes we use in day to day life. concave mirror rear view of the mirror, अच्छा, convex mirror used for dentist। इधर इन्होंने क्या किया, इधर इन्होंने कर दिया सर, तो दोनों ऑप्शन हो गए हमारे करेक्ट, ओनली वन पेयर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट डोमेस्टिक यूज, ये भी आपका एनसीईआरटी से है। ठीक है, और टेलीफोन वायर्स, माइक्रोवेव, सॉरी, ये सब के क्वेश्चंस आपके यूपीएससी में भी पूछे गए हैं। वो बहुत लॉजिकल, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन उन्हीं की लाइंस पे फ्रेम करने की कोशिश की गई है, ठीक है, लेकिन ये लोग कर नहीं पाए हैं, बताता हूँ कैसे। हाईलाइटर, देखो, माइक्रोवेव ओवन एंड टेलीविजन यूज एसी करंट। ठीक है, घर की चीजें हैं, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन यूज एसी करंट, दे दिया हिंट इन्होंने। एयर कूलर एयर कंडीशनर यूज एसी, दे दिया। उसके बाद ये भाई एम्पियर नहीं, इधर वोल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो इन्होंने क्या नाम के है, पूरा जिसे कहते हैं ना, एकदम ब्लंडर टाइप का क्वेश्चन बना। ठीक है, ये एक ब्लॉक है, ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गई। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, अरे सुदर्शन सर, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिंग थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस इज सेम। ठीक है, गलत बात है। फोर्थ गया, फोर्थ गया, फोर्थ गया, फोर्थ गया, आंसर आ गया सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि यहाँ भी अपना आएगा इसी। इस क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व कर सकते थे, मतलब किसी को अगर ये पर्टिकुलर सेटिंग में क्वेश्चन मिल जाए ना, उसको देख के डरने का नहीं। हार्ड क्वेश्चन आता है, अगर स्टेटमेंट्स की बात करूं, दो तीन तक, अगर स्टेटमेंट का नंबर क्वेश्चन में हो गया चार या चार से ज्यादा, ठीक है, क्वेश्चन को छोड़ना मत, क्योंकि ऐसे ऐसे ना उसमें कई सारे हिंट्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे कई सारे हिंट्स मिलेंगे, पकड़ो, एलिमिनेट करो और आगे निकलो। अच्छा, इसकी जगह ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली फोर, ओनली फाइव लिखा होता तो भाई ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, अब अपने को क्लियर पता है, या तो ये दो स्टेटमेंट गलत है या ये एक स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि तीनों एक साथ सही नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस emerge from north pole, ये भी एनसीईआरटी से आता है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस emerge from north pole and merge at the south pole of a bar magnet, ओके ओके, दिस इज अवर बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ, ये कह रहा है कि नॉर्थ से इमर्ज होती है, साउथ में अपना मर्ज होती है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट टेकन टू बी द डायरेक्शन इन व्हिच द नॉर्थ पोल ऑफ ए कंपास नीडल मूव। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बार मैग्नेट, गलत है। अब कई लोग बोलेंगे भाई नो गलत होता है, मैं बोलूंगा भाई एनसीईआरटी पढ़ो, कॉमन सेंस यूज करो।
कॉमन सेंस क्यों यूज करें, क्योंकि एनसीईआरटी में ये चीज भी लिखी है कि इनसाइड द बार मैग्नेट, ठीक है, जो मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। दूसरा एनसीईआरटी में ये भी लिखा है कि जहाँ पे लाइंस ज्यादा होती है, ठीक है, जहाँ पे लाइंस ज्यादा होती हैं वहाँ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होता है, और यहाँ लाइंस कम होती है यहाँ वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। कल को स्टेटमेंट आ जाए कि भाई इनसाइड द बार मैग्नेट तो मैग्नेटिक फील्ड है वीक है, मिडल में है ना, मिडल में, नॉट इनसाइड, मिडल में है ना, तो स्टेटमेंट ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म का डिग्री ऑफ क्लोजनेस का भी डिस्कस किया, ठीक है। तो स्टेटमेंट 3 गलत है, बाकी सारे ठीक है। ऑप्शंस देखें, 3 गया, 3 गया, 3 गया, सी बचा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, मोटर एंड जनरेटर। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अभी ये सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डेफिनेशन भी नहीं पता होनी चाहिए। You should have a glimpse of okay mechanical something energetic, something mechanical work is happening, mechanical work, let us say machines घूमती हुई दिखाई दे रही है, तो कुछ तो घूम रहा है, having kinetic and potential energy depending on machine to machine, ठीक है। स्टेटमेंट ठीक है, एनसीईआरटी की ही है ये स्टेटमेंट भी, इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्टेटमेंट ठीक है। इसमें सिर्फ यही चेक हुआ है कि आपको ये पता है नहीं पता है, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, ठीक है। Both motor electric motor and generator work on the same principle. Yes, same principle. All three statements are correct. Very, very, very easy question. Okay, let's take a break. ठीक है, क्या कह रहा है ये? The best electrical conductor among the following is best electrical conductor. Gold, copper, aluminium, silver. ये aluminium तो clearly नहीं है, ठीक है। Gold resistant है towards corrosion, ठीक है। Widely used है copper, तो आंसर हमारा है सिल्वर, ठीक है। अभी इधर क्या है, इधर आपको पता होना चाहिए, तब आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अटकोगे किसमें? कॉपर और सिल्वर, ठीक है। तो आप क्लियर कट पता होना चाहिए सिल्वर। अगर कॉपर और सिल्वर का कंपेरिजन आता है तो कंपेरेटिवली बेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ठीक है। महंगा है इसलिए यूज नहीं होता। अब है मैच द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। अगेन ये आपका एनसीईआरटी से भी हो जाएगा, ठीक है, और ये स्पेसिफिक घटना चक्र से भी हो जाएगा इफ यू वांट टू डू। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, डी बी सी, ए सी बी सी डी ए बी, बी ए सी, यानी कि हमें मिनिमम एक इंफॉर्मेशन चाहिए, मैक्सिमम दो इंफॉर्मेशन चाहिए इसको करेक्ट करने के लिए। गैल्वेनोमीटर, हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर, टोनोमीटर। अब टोनोमीटर तो मेरे को पता नहीं, हाइग्रो साउंड्स लाइक हाइड्रो, इट शुड बी रिलेटेड टू वाटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर एनसीईआरटी से हमें पता रहेगा क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो गैल्वेनोमीटर आपका हो गया बी। हाइड्रो हो गया जहाँ पानी की बात हो रही है, ह्यूमिडिटी, तो फर्स्ट का बी और सेकंड का सी। फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, इसमें है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैनोमीटर इसके हिसाब से थर्ड का डी एक बार पढ़ लेते हैं, प्रेशर ऑफ गैसेस, ओके, हो सकता है। फोर्थ का ए, इंटरनल प्रेशर टोनोमीटर, हाँ हो सकता है। क्रॉस चेक प्लीज, ठीक है। बाकी आंसर मेरे हिसाब से भी है। अल्ट्रासाउंड, अगेन हमारी वेव्स, बेस्ट टॉपिक है फॉर यूपीएससी। यूपीएससी तो इससे दमदार क्वेश्चन देता है, दमदार मतलब कि ऐसा एप्लीकेशन पूछेगा, ठीक है, सब कोचिंग वाले कराएंगे फिर पीएचडी, तो हमारे जैसे छोटे मोटे लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो देखेंगे अच्छा बार बार यही कंसेप्ट पूछा है। स्टेटमेंट वन, अल्ट्रासाउंड travels from one medium to its wavelength, frequency, speed changes. Okay, the frequency of an ultrasound remains almost unchanged while traveling from one medium to another. अब ये क्लासिकल एग्जांपल है, क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, इनमें से एक ही सही होगी, एक गलत, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकती। Frequency and speed of ultrasound waves change when traveling from one medium to another. अगेन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ की बात कर रहा है, ठीक है। इको
कार्डियोग्राफी, मेडिकल, ओके। तो 4 तो हमारा ठीक है, तो ये तो गया। ठीक है, अब सेकंड और थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड व्हाइल ट्रैवलिंग, फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ चेंज व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। हम सीधा-सीधा जंप कर सकते हैं अब कंक्लूजन पे, है ना? ये दो स्टेटमेंट को भी अगर कंपेयर करें और थर्ड को भी अगर इसमें ले तो स्टेटमेंट 2 हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी की वजह से। ठीक है, तो हमारा सीधा-सीधा आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड गलत, सेकंड गलत, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव चेंज व्हेन ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम। ये थोड़ा डाउटफुल है अभी, बिकॉज as much as I can recollect, frequency is function of source, right? Not the medium. Kindly cross check, कुछ इशू है तो कमेंट करना, बाकी ये ध्यान में रखना। अब ये सोर्स का है और यहाँ पे सारे मीडियम की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक है, सोनार यूपीएससी में पूछा है, एनसीईआरटी में दिया है, यूपीपीसीएस में पूछा है, एमपीपीसीएस में पूछा है, हर जगह पूछा है। और पूछा गया डेप्थ ऑफ सी कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग सोनार कंसिडर स्टेटमेंट, सोनार यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी, यस। स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इज सेम एज दैट ऑफ साउंड, यस। अगेन जो 23rd क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है ना, सेम कंसेप्ट यहाँ चेंज हो रहा है सेकंड स्टेटमेंट में, तो रिचेक हो रहा है। द टाइम टेकन बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सी बॉटम टू रीच द डिटेक्टर, बेसिकली ये इको की बात कर रहा है। ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब आता है बोर मॉडल की बात कर रहे हैं। ये 3-4 मॉडल्स हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में। बेटर होगा एक बार लूसेंट में आप इनके सिर्फ लाइंस लाइंस रीड कर लेना, क्योंकि सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बोर मॉडल, बोर कैन एक्सप्लेन spectrum of hydrogen atom only, spectrum of atom atom containing one electron only, spectrum of hydrogen molecule, solar spectrum। अगेन सोलर स्पेक्ट्रम हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, हाँ पहले कर चुके हैं, जिसे मैं बोल रहा था कि नहीं करने का क्वेश्चन। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम, ओके। अब आंसर साइकोलॉजी के हिसाब से या तो ए होना चाहिए या सी होना चाहिए। ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो ये अपने हाइड्रोजन की बात क्यों करता है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन को इस पर्टिकुलर मॉडल में रीड करता है, इसका प्रॉपर्टीज, एनर्जी वगैरह के सिस्टम को रीड कर रहा होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल कट जाएगा और अपना ये आ जाएगा, स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम और आयन कंटेनिंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन ओनली। ये पता नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर एनसीईआरटी से आप सीधा जाओगे या एचसीएस के आंसर की से जाओगे, ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा, हाइड्रोजन एटम ओनली। बाकी अगर ए और बी को थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से देखें तो लगभग एक ही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगेन जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, ये भी आपका एनसीईआरटी से है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, गूगल कर लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या। ये टाइमोलॉजी से मैं ब्रेक कर देता हूँ। यहाँ बात हो रही है लाइट की, कंसेप्ट ब्रेक करता हूँ तो अल्ट्रावायलेट की बात। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ कुछ तो करेंगे अपन, है ना? तो देख लेते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फोटोवोल्टिक में ना दो चीजें आती हैं, एक तो ये इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी वाला, और नंबर ऑफ एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो कि बाहर निकाल रहे हैं। तो इन्होंने क्या पूछा है यहाँ पे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन फोटो डज नॉट डिपेंड ऑन, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा कि जो लाइट आ रही है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करेगा।
ठीक है, डिपेंड किस पे नहीं करेगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इंटेंसिटी पे डिपेंड क्या करेगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड ये करेगा कि किस इंटेंसिटी के साथ वो लाइट आ रही है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फिर क्या नाम के है एमिट करवाए जा सकते हैं। इट इज मोर लाइक के एक सूखा सा बंदा किसी को एक पंच मारे, वहीं पे एक प्रोफेशनल बॉक्सर किसी को पंच मारे, तो कितने उसके एटम्स को ब्रेक कर देगा, एटॉमिक लेवल पे अगर देखा जाए तो कितने एटम्स को ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये कुछ कुछ वैसा सही है, मतलब ये जो क्वेश्चन में उन्होंने जो चेक किया है कंसेप्ट, ये वो है। अब रेडियो एक्टिविटी की बात हो रही है, नोट ए रेडियो एक्टिव पार्टन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा नहीं है। न्यूक्लियर फिजन की बात हो रही है, व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम इज बॉम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन्स। ओके, यूरेनियम न्यूट्रॉन्स डाल दिए, इट ब्रेक्स अप इनटू नियरली इक्वल मासेस। अच्छा, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? अच्छा, यही बात कर रहे हैं यहाँ पे फिजन की, फ्यूजन की। पढ़ने के बाद भी इसमें कई बार ऐसा होता है भूल जाते हैं, तो इसको ऐसे याद करो, फ्यूजन मीन्स फ्यूज, टू फ्यूज टुगेदर। ठीक है, टू फ्यूज टुगेदर मीन्स दो न्यूक्लियाई, या फिर हाँ दो न्यूक्लियाई एक साथ आएंगे, टू फ्यूज। ये आई थिंक आपका सन में होता है। ठीक है, फिजन यानी कि आप इसको याद कर लो, फिस्सी या फुस्सी जो भी है, देयर यूज्ड टू बी अ वर्ड टू शो वीकनेस, राइट, वीकनेस दिखाने के लिए। तो जब दो दोस्त अलग हो जाते हैं तो वो लोग वीक हो जाते हैं। तो इधर क्या होता है, ये आपका अलग अलग हो जाते हैं। इधर क्या बात कर रहा है, बोmbarded ब्रेक्स अप इनटू टू नियरली इक्वल मासेस। तो व्हाट इज दिस, व्हाट दिस इज फिजन। रेडिएशन एज बी सेड पहले भी, मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और रेडिएशंस में अभी ऊपर वाला क्वेश्चन भी था आपका अल्फा बीटा गामा वाला। ठीक है, एमिशन में, एमिशन वेग वर्ड है। और हम इसको कैसे देख सकते थे कि आंसर बी और सी में से होगा। ठीक है, कमेंट करो। अब है नोबेल प्राइज डिस्कवरीज 2019 का क्वेश्चन है, यहाँ से सीखने को सिर्फ इतना है, क्वेश्चन नहीं सीखना, कि 2025 और 2026। ठीक है, इसमें देख लेना भाई नोबेल प्राइज किसको मिला है और क्यों मिला है। अच्छा, कई सारी चीजों में मिलता है, आपको किसका देखना है स्पेसिफिकली, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का। ठीक है, electromagnetic waves. An electromagnetic wave consists of a periodically oscillating electric and magnetic vectors. Vectors बोल रहे हैं ये लोग फील्ड को। ठीक है, ओके, इन randomly oriented planes but vibrating in phase. ये तो स्टेटमेंट गलत है। In mutually perpendicular planes but vibrating in phase, mutually perpendicular planes vibrating with phase difference। अब पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेना। अब अगेन जब आप ईएम वेव्स पढ़ोगे, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो वर्ड है फेज डिफरेंस आपने कहीं नहीं पढ़ा। ठीक है, सीधा हम आंसर पे आ सकते हैं, आपका आ गया बी। ठीक है, अब आपने पढ़ाई होगा तो आप डायरेक्ट आंसर पे भी आ सकते हैं। अब मैं ये सीओडी को एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये है ये आपके एक्स वाई जेड प्लेन्स हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या नाम के है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड मान लो एम। ठीक है, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हो, दूसरे एक एक्सिस पे होगा। ठीक है, एक इस एक्सिस पे होगा। आप ऐसे ऐसे मान लो, मेरे को ये बनाना नहीं आ रहा कैसे बना सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि फेज इनका ना सेम रहता है। फेज डिफरेंस पाई का मतलब हो गया अराउंड यहाँ पे 180 डिग्री, और फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का हो गया 90 डिग्री। पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन लैब्स में या फिर स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ, अदरवाइज हमारा आंसर है बी। ठीक है, तो अभी 5 मिनट का ले लीजिए आप ब्रेक। 5 मिनट बाद वीडियो पोस्ट कर लेना, मैं तो नहीं लूंगा। और फिर एचसीएस के जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो एक बार देख लें। Okay guys, enough of the break. Let's talk chemistry now. ज्यादा क्वेश्चन ये केमिस्ट्री के भी, क्योंकि 4 ही पेपर्स मैं यूज कर रहा हूँ। एक पेपर इसलिए रखा है सो दैट
ओवरऑल 100 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने रियल टाइम एग्जाम में वो देख सके। ठीक है, तो ऑलराइट आपके ये भी बेसिक एनसीईआरटी से है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, एनसीईआरटी में मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ इसको। ये कह रहा है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को किसी कोलोइडल सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यानी कि कोलोइडल सॉल्यूशन के साथ क्या होगा। ठीक है, ना कि इलेक्ट्रोलाइट के साथ। इलेक्ट्रोलाइट के साथ इलेक्ट्रोलाइट तो आयनाइज हो जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल बिट। ठीक है, कोलोइडल पार्टिकल क्या होता है, इसमें सेम चार्जेस होते हैं, राइट। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट, लेट अस से नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ऑलरेडी प्रेजेंट पॉजिटिव को नेगेटिव क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोगुलेशन। सिर्फ इतना ही कंसेप्ट इन्होंने चेक किया। ये अब सेम हमारा आता है ब्राउनियन ब्राउनियन। ठीक है, सेम टॉपिक का सेम क्वेश्चन है। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, रैंडम मूवमेंट होती है ड्यू टू कोलिजन विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, वो ब्राउनियन मोशन है आपका। तो ये क्या कह रहा है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ओवर डिस्पर्स स्पेस इन पिक्सेल, यानी कि रैंडम मूवमेंट। ठीक है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। टिंडल इफेक्ट आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। डायलिसिस में आपका मेम्ब्रेन यूज करके क्या नाम के है, वो चीजें अलग होती है। ठीक है, और इसका अगर नेचुरल प्रिंसिपल बोलूँ तो हमारे जो सेल्स में, ठीक है, मेम्ब्रेन्स होती है। ठीक है, सेम प्रिंसिपल है। और इससे रिलेटेड एक ऑस्मोसिस और देख लेना। फ्यूल एलपीजी कंपोजिशन, एलपीजी मेनली मिक्सचर ऑफ प्रोपेन बुटेन, क्लासिकल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है, घटना चक्र में भी है। रेडियो एक्टिविटी, यूरेनियम आइसोटोप जो द मोस्ट कॉमन आइसोटोप। अच्छा, ये अच्छा फैक्ट है। और यूरेनियम के ऊपर यूपीएससी हो, एचसीएस हो, यूपीपीसीएस हो, एक आधा क्वेश्चन मिलता ही है। ठीक है, तो ये हमारा लगभग लगभग 98 99% प्रेजेंट होता है। ठीक है, होता है 235 भी है, लेकिन अराउंड लेस देन 5% बोल, लेस देन 0.5% बोल लो, या 0.5 से 1% के बीच में बोलो, सिर्फ इतना ही। कार्बन कोटिंग से हमारी क्या नाम की है, डेटिंग होती है फोसिल्स की, पेलियोंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, रुबीडियम ये एब्सर्ड है। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये आपका बेसिक एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। दीज आर द क्वेश्चन जो प्रोफेसर बनाने में टाइम लेते होंगे, है ना। बट उसमें भी इतना टाइम नहीं लेते। व्हाट दे डू, कि कोई पेज खुला, ठीक है, कंटेंट उन्हें दिखा, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनाना है, तो मतलब एचसीएस में देते ना कि एनसीईआरटी के ही सीधे डायरेक्ट एग्जांपल, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे नहीं है कि थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे कर दो, वो भी नहीं। ठीक है, समटाइम्स आई थिंक यार ये एचसीएस में इनको यही चेक करना कि भाई कौन कितना अप्लाई कर सकता है, इनको ये चेक करना है कि कौन कितना फाइल पढ़ सकता है, कौन कितनी पॉलिसीज अदर नेशन से उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके उनको रिप्रेजेंट करके दे सकता है। some process involving changes of state, operation of water, burning of candle again, हम पहले भी देख चुके हैं, ये तीसरी बार देख रहे हैं। ऑपरेशन ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ कैंडल, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन थे बीसीडी इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज ओनली, फिजिकल चेंज ओनली, इज फिजिकल बी इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देख लेते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें स्टेट चेंज हो जाती है, या फिर कहते हैं कि न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस आपका बनता है। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ वाटर फिजिकल है, बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल है, केमिकल है। केमिकल क्यों है, वैक्स जो है गर्म होके मेल्ट होके, ठीक है, उसका स्टेट भी चेंज होता है, कंपोजिशन भी चेंज होती है। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, इट इज ऑल्सो फिजिकल। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट शुड बी आई थिंक केमिकल या फिजिकल। नया स्टेट बन रहा है, हाइड्रोजन अलग हो गया है, वाटर अलग हो रहा है, केमिकल के साथ जाता है। तो ऑप्शंस जब हम लोग देखेंगे तो डायरेक्ट हम लोग हिट कर सकते हैं, बी इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो पूरा एनसीईआरटी का इसमें क्या नाम के एक एग्जांपल पढ़ा, एग्जांपल पढ़ने के बाद ये पूरा क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, ब्यूटीफुल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, राइट।
plaster of Paris is obtained on heating resistant sodium carbonate with important concentrated baking powder. Bleaching powder can also act as an oxidizing agent. Okay, 10 water molecules, 10 water molecules and formula of butyl. Okay, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन में क्लासिकल चीज देखने की ये है, ठीक है, कि वन लाइनर नॉलेज से इन्होंने 5 स्टेटमेंट बना रखी है, ठीक है। तब ये अपन देखते हैं क्या कर सकते हैं। ए बी डी ए सी ई डी डी। तो डी को पहले देख लेते हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ब्लू पेट्रोल। ये गलत है, डाटा गलत हो गया, डी गया तो ये गया, ये ए सी ई और एक बार ई को और देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हो सकता है। अब ए और सी की बारी, बी तो हमारा कट गया है, ठीक है। ए और सी की बारी, ब्लीचिंग पाउडर कैन आल्सो एक्ट एज, तो सी करेक्ट है, तो ये करेक्ट है। तो इवन विद लेसर नॉलेज, ठीक है, ये बहुत बड़ा सा दिखने वाला क्वेश्चन हमने क्रैक कर लिया ए सी ई के साथ। अब यही ठीक आंसर होना चाहिए इसका, और है। ब्लू पेट्रोल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ब्लू पेट्रोल का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसमें आपका 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, कॉपर सल्फेट इनटू पेंटा हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये बी में क्या गलत है, बी में इसने क्या यूज किया, सोडियम कार्बोनेट जो है, ठीक है, उसकी जगह हमारा आना था सोडियम बाइकार्बोनेट, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप। एनसीईआरटी में बड़ा बड़ा ये बुक है, इस वाले ऐसे वाले पेज पे इतना बड़ा छपा हुआ है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी में से, एंड आई थिंक यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ इन द कमेंट्स। पूरा का पूरा वहीं से। लुक एट दिस क्वेश्चन, सेपरेशन टेक्निक्स, ठीक है, ये भी आप एनसीईआरटी से। camphor from solid sodium chloride, different pigment from flower petal acetone water mixture, butter from cream। अब अगर पूरे नहीं भी आते हैं, ठीक है, तो हाउ एचसीएस मेकिंग इट इजी फॉर अस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 2244। अच्छा, थोड़ा सा इसमें अपने को चाहिए 2 डाटा मिनिमम सॉल्व। तो बटर फ्रॉम आइसक्रीम, दही बिलोते हैं, ठीक है, दैट इज सेंट्रिफिकेशन। फोर्थ का थर्ड, फोर्थ का थर्ड, तो डी कट गया, बी कट गया। अब अपने को देखना है ये बाकी के 3। डिस्टिलेशन शुड बी रिलेटेड टू वाटर, राइट। क्रोमेटोग्राफी शुड बी रिलेटेड टू कहीं ना कहीं कलर्स, ठीक है। सब्लिमेशन बेसिक है स्टेट्स ऑफ मैटर से, ठीक है। तो वाटर कहाँ पे आ रहा है, वाटर आ रहा है एसीटोन एंड वाटर, तो 3 में हमारा आ जाएगा डिस्टिलेशन। थर्ड गोज विद सेकंड, थर्ड गोज विद सेकंड, हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। बाकी एक बार ये और मेमोराइज करो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड प्रिजर्वेटिव, नॉट द फूड प्रिजर्वेटिव। ये एनसीईआरटी में मेंशन है, ऐसे 2 कंपाउंड मेंशन है मेटा बाइसल्फेट कीवर्ड के साथ, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है, सोडियम बेंजोएट, ये मेरे को घटना चक्र से याद है, ठीक है। ये नहीं है, ये क्या है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ठीक है। अब आज बात आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लीस्ट लाइकली टू बी यूज्ड इन मेकिंग ऑफ परफ्यूम्स। अल्कोहल्स यूज होता है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एल्डिहाइड, ठीक है। ईस्टर भी कहीं ना कहीं यूज होता है, एल्डिहाइड्स भी, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज नहीं होते बिकॉज ऑफ देयर पोर स्मेल्स। क्लींजिंग एजेंट, व्हिच एसिड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग कोल्ड ऑर्नामेंट्स। पीवाईक्यूज है, ठीक है, तो मैलिक एसिड यूज होता है। सॉरी, व्हाइट वॉशिंग आपका एनसीईआरटी से है, ठीक है। एनसीईआरटी है, आई थिंक ये 7th क्लास की, 6th या 7th की, जो भी है। 6th की तो नहीं है, 7th की। अगेन ये भी एक बॉक्स में दे रखा है। कंपाउंड इज कन्वेंशनली यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग्स, ओके। ट्रू स्टेटमेंट पूछी है, 1 4 2 3 4 1 2 3। इट इज ऑफन बाय ट्रीटिंग
क्लाइम डिवाइड्स अपने कैल्शियम कार्बोनेट व्हाट इट इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, ये तो श्योर शॉट से, तो ये चली गई, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये भी वन ऑफ डिस्कस केमिकल CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम्म, चार भी ठीक है। तो प्रोड्यूस में कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद वाटर, इसमें ये गलत होना चाहिए, तो हमारा टेक्निकली आंसर बन जाएगा 134, 134 इसमें है नहीं, ठीक है। ओके, आंसर हमारा 134 है, 134 ऑप्शन, ये तो शॉर्ट शॉर्ट गलत है, 134 नहीं है, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी इधर, 134। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉशिंग सोडा, एनसीईआरटी, वॉशिंग सोडा बेकिंग पाउडर सेम सेम चीज है, ठीक है। केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक, दो इंफॉर्मेशन है। केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट एंड पीएच ऑफ इट्स सॉल्यूशन इज मोर देन 7 मींस बेसिक। अगेन देखो वर्ड प्ले हुआ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है, अब ये दोनों एक साथ नहीं आ सकती ऑप्शंस में, इनमें से एक ठीक होगी, इन्होंने दी भी नहीं है। इट इज यूज फॉर रेजिंग केक्स वाइल बेकिंग, ये बात कर रहे हैं वॉशिंग सोडा की, ये स्टेटमेंट गलत है, तीन गलत है, तीन का चार ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। और what the heck? दो और चार, दो और चार, ओके ऑप्शन शायद गलत एडिट हो गए हैं। इट इज यूज फॉर रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये करेक्ट है, थर्ड रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट रॉन्ग है। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड में सेकंड करेक्ट क्यों बोल रहा हूँ, ये बात हो रही है वॉशिंग सोडा की, राइट। सीधा सा सोचो, ये कह रहा है मोर देन 7 विच इज ए बेसिक, भाई बाल्टी में कपड़े धोते टाइम ठीक है, तुम एसिड का यूज करोगे तो हाथ तो डालोगे नहीं उसमें, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज एसिड एंड पीएच, सब्सटेंस विद पीएच लेस देन 7 आर, ये अगेन आपका क्लासिकल एनसीईआरटी के एग्जाम। कैस्टिक जूस होता है HCl, कॉफी भी होता है, एप्पल जूस होता है, लिक्विड कार्बोनेट, ये तो होता ही होता है। 134 या ऑल ऑफ दीज, कॉफी, आई एम डाउटफुल अबाउट कॉफी, यस दीज आर वीक एसिड्स, राइट, एप्पल जूस पे लिखा है ना उसने वीक एसिड्स, कॉफी कैन बी ए वीक एसिड। गूगल फॉर टी, टी भी एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है ना, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, राइट। तो मैं इस लॉजिक के साथ जा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि कॉफी भी कहीं ना कहीं वीक एसिड है, ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनर, अभी डकलिन की बात हुई थी, क्या कह रहा है ये, ट्रू। Orthosulfobenzyamide, first popular artificial sweetening agent, actually 100 times the sugar cane, ये है आपका बॉक्स ऑफ एनसीईआरटी। अगेन बॉक्सेस से क्वेश्चन उठ रहे हैं, बार बार ये चीज मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। सेम बॉक्स में यही इंफॉर्मेशन दी गई है और ये इन्होंने अगेन डाटा चेंज कर दिया है, 100 टाइम्स नहीं भाई, 400-500 टाइम्स ज्यादा होता है, ठीक है। तो थर्ड हमारा गलत हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। अब सोप्स एंड डिटर्जेंट, अगेन एनसीईआरटी, ठीक है। सेम जो सोप्स का क्वेश्चन था, सेम उसी लाइंस पे है। एक काम करो, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी इफ यू वांट टू सॉल्व तो आप सॉल्व करो, केमिकल एंड देयर यूजेस। एक काम करता हूँ मैं, जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप लोग कमेंट करो उसका आंसर, जो ऐसे टिपिकल क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं बता देता हूँ, उसके रिसोर्सेज में आपको बता दूँ। पर्टिकुलर क्वेश्चन, केमिकल कंपाउंड एंड देयर यूसेज, ऐसे ये क्वेश्चन होते हैं कि याद आ गया तो हो गया, अदरवाइज नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ इसके आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है। ये ड्रोन जो है ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग है, ठीक है। एलिटेम अगेन आर्टिफिशियल स्वीटनर है, CTAB इज अगेन योर कैटियोनिक डिटर्जेंट, ठीक है। और ये आपका एंटी डिप्रेसेंट, इसमें से मेरे को सिर्फ एक ही पता है, टिल डेट, वो भी आर्टिफिशियल स्वीटनर,
जस्ट बिकॉज के ये यूपीएससी में पूछते हैं, यूपीपीसीएस में भी मेंशन है, ठीक है। So this is the kind of data which needs actually, you know, spaced revision. But as we can see, इतना इसका वैल्यू नहीं है, मतलब बहुत लंबे लंबे उसमें एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एसिड बेस एंड वाइट, ओके, ये है आपका एनसीईआरटी 7th क्लास, ठीक है। वहीं से इफेक्ट ऑफ एंड वाइट कैन बी न्यूट्रल रबिंग कैलामीन सॉल्यूशन कैलामीन सॉल्यूशन कंडेंसिंग कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर। मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ इसका। अब यहाँ पे आपका काम क्या है, असर्शन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। पोजीशन आपको यूज करना, आंसर इसका ए है। लाइम एंड प्लास्टर, अगेन रिपीटेशन हो रही है, अगेन रिपीटेशन हो रही है, ठीक है। quick lime, plaster of Paris. Plaster of Paris making toys, yes. Slick lime preparation of soaps. So, very wrong, very very wrong. Quick lime manufacture. तो कितने पेड़ सही हो गए? 2 पेड़ सही। ये रिपीटेशन हो गई। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये भी आप एनसीईआरटी में, एटलीस्ट कीवर्ड तो मेंशन ही है, बाकी सारी चीजें तो पूछो, ठीक है। और ये आपका है एक्टिविटी से, ठीक है। और कुछ लोगों ने शोर मचा दिया कि हमने एक्टिविटीज भी कवर कर रहे हैं अपने वीडियो में, दैट कोर्स इज एक्चुअली extorting money from people around 10 to 12K for reading NCERTs। और मतलब जो मैं बुक्स आपको बोल रहा हूँ एनसीईआरटी करना चाहते हूँ, उनका कंपाइलेशन उन्होंने 10 से 12 हज़ार में बोला। द करेक्टरिस्टिक ऑफ स्मेल ऑन एडिशन ऑफ, ठीक है। अब देखो, अगर तुमने ये ना भी पढ़ा हो ना, तो ये क्वेश्चन ठीक कैसे करते पेपर में, और एटलीस्ट ट्राई कैसे करते। अब ये दो स्टेटमेंट, ठीक है, एक साथ नहीं जा सकती, एक को गलत होना पड़ेगा, ठीक है। एक्टिविटी पढ़ी है तो ठीक है, अदरवाइज सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन देख लेते हैं, करेक्ट इसने पूछा हुआ है, ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली टू स्टेटमेंट, ऑल थ्री स्टेटमेंट, नॉट द स्टेटमेंट। नहीं भी पता तो हमें पता है कि भाई दो स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बिकॉज ये दोनों एक साथ नहीं जा सकते, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, alkali is a base that dissolve in water, calcium hydroxide, again again same repetition है, is not an alkali, dissolution of base in water is an exothermic process, again same question है, this statement is correct, it is an alkali, right, it is an exothermic process, very basic, ठीक है। एनसीईआरटी से सॉल्वेबल है आराम से। नो, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 3 वाले में 2 करेक्ट, सेकंड टाइम। एसिड्स इन नेचर, ठीक है, अगेन आपका एनसीईआरटी कौन सी क्लास है? 7th क्लास है। एसिड नेट पर हनी बी स्ट्रिंग एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस एंड एंटासिड के अपना क्या होता है? एंटासिड होता है जो टमी में मान लो ब्लोटिंग होती है, गैस्ट्रिक इश्यूज होता है, उसको दूर करता है, और ये होते हैं बेसिक, ठीक है। तो मैं करेक्ट कर देता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारा स्टमक में, राइट। हनी बी स्टिंग से कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। एनारोबिक से या फिर क्रम्स जो होते हैं पीरियड्स में, या फिर एक्सरसाइज से कौन सा आपका होता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। कमेंट बिलो एसिटिक एसिड, पीवाईक्यू में हम कर चुके हैं, एसिटिक एसिड किधर आप अपने को मिलता है, ठीक है। अब ये मैंने बता ही दिया कि एंटासिड्स जो होते हैं वो बेस होते हैं, तो ये हमारा गलत होगा, ठीक है। ये सिर्फ हमारा ठीक है, ओनली वन पेयर इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द 23rd क्वेश्चन, पॉलीमर। ये भी हमारे एनसीईआरटी में बहुत प्यार भरे तरीके से उन्होंने करवाया है। हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड फॉर्म बाय कंबाइनिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मोलिकुलर, लो मोलिकुलर वेट इज कॉल्ड। बस थोड़ा सा ना ट्विस्ट कर दिया इन्होंने, एग्जैक्ट ऐसा मतलब स्टेटमेंट तो नहीं है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में उन्होंने पॉलीमर्स को टाइमोलॉजिकली तरीके से ब्रेक किया है, ठीक है, कि पॉली मीन्स मैनी, ठीक है, एंड दीज आर यूनिट्स, मैनी यूनिट्स कंबाइनिंग टू मेक ए पॉलीमर, उन्होंने इस तरीके से बोला है 7th क्लास के एनसीईआरटी, ठीक है।
चलो ये पॉलीमर हो गया हमारा। उसके बाद है अल्कोहल्स एंड टॉक्सिसिटी। इन ट्रेजेडीज caused by drinking stories with active agent causing such tragedies, अगेन अपना एनसीईआरटी यूज हो रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी अ, एक अपना होता है मिथेनॉल, ठीक है, वो यूज हो रहा है। तो मिथेनॉल अपना मिथाइल अल्कोहल का नेम, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो गया। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, अगेन आई डोंट नो व्हाई दे आर आस्किंग सच क्वेश्चंस। 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मटेरियल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। हाँ, सॉल्व एंड कमेंट, गूगल करके सॉल्व नहीं करना है, कॉमन सेंस से सॉल्व करना है। क्योंकि क्वेश्चन में, तो सॉरी पेपर में 5-10 क्वेश्चन होते हैं, कॉमन सेंस वाले ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना फ्यूल्स। ओके, अगेन हमारा पीवाईक्यू रिपीट हो गया साइंस वाला, इसमें कौन सा वाला रिपीट हो रहा है? एलपीजी वाला रिपीट हो रहा है, ठीक है। देखते हैं, एक इंफॉर्मेशन से हो जाएगा, डीएबीसी डी, ये तो मिनिमम इंफॉर्मेशन। तो वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये तो एलपीजी हो गया, राइट। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल लूंगा पानी में से, ठीक है। और मिथेन, इथेन, नेचुरल गैस, सीएनजी हमारा इथेन होता है, ये हमें पता है। तो 2 की जगह 3 डाटा सॉल्व हो जाएगा ये। करंट अफेयर्स, प्राइस, थीम देख लेते हैं क्या है। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कोई फेमस प्राइज है इन न्यूज, ठीक है। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, लेजर weapons। ओके, दीज वर सम 5-6 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि करंट से थे, ठीक है। वो मैंने इस वाले लेक्चर में केमिस्ट्री के साथ डाल दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें से हम क्या उठा सकते हैं? इसमें से सिर्फ हम थीम्स उठा सकते हैं, ये डिफेंस की थीम है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वुमेन साइंटिस्ट जनक यमल, ये अपना एनसीईआरटी में, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में बॉक्सेस की इंफॉर्मेशन से। बायोगैस, बायोगैस वेरी इजी क्वेश्चन, सॉल्व एंड करेक्ट, ओके। सो 2 वीडियोस, ठीक है। आई थिंक ये होगी अराउंड 1 आवर 15-20 मिनट्स के आसपास, और एक वीडियो है 40 मिनट्स के आसपास। ओवरऑल 2 आवर्स, और 2x की स्पीड पे देखोगे तो 1 आवर में आपको क्या मिल रहा है? रियल टाइम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं वो, ठीक है। सेकंड, आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं। थर्ड, आपको थीम्स मिल गई। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर 20 क्वेश्चन है आएंगे की बात, ठीक है, एस 2026 में, आई गारंटी यू, ठीक है, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, ये जो 2 घंटे में जो टॉपिक्स हैं, इसी से निकलने वाले, ठीक है। इससे बाहर जाएगा ही नहीं 15 क्वेश्चन, ये बात चलेगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब, कमेंट, share, and increase competition, right? See you in the mains, okay. Thank you.